जय संविधान। देखिए, मेरा जय कर्नल संविधान। रोहित चौधरी साहब से मैं इनको सुनता रहता हूँ, टेलीविजन पे सुनता रहता हूँ, अलग अलग डिबेट्स में सुनता रहता हूँ। और मेरा सौभाग्य था कि कल एक चैनल पे मैं रोहित चौधरी साहब के साथ बैठा, कर्नल रोहित चौधरी साहब के साथ बैठा। जिस चैनल में बैठा उसको कुछ लोग कहते हैं कि वो मास मीडिया का नेटवर्क है, कुछ लोग कहते हैं गोदी मीडिया है। तो मैं तो यही मानता हूँ वो गोदी मीडिया है, लेकिन चलिए, गोदी मीडिया में हम और कर्नल रोहित चौधरी साहब की मुलाकात हुई। अच्छा, वहाँ डिबेट एक हो जी रही थी और कर्नल रोहित चौधरी साहब मैं बहुत ज्यादा प्रभावित आपसे इसलिए था कि पहली बात तो ये है कि आप आर्मी में तो हैं ही, आर्मी में थे ही, कर्नल थे। और इसके अलावा जी आप और मेरा बैकग्राउंड, हम लोग एक ही बिरादरी के लोग हैं। मैंने जी जी। 1973 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईटीबीएचयू से किया था और आपने हाँ जी हाँ कुरुक्षेत्र से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया और उसके बाद आपने आईआईटी मुंबई से एमटेक किया और उसके बाद आपने एलएलबी भी किया। तो आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जी आर्मी में भी रहे और आप जानते ही इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो बड़ी बारीकी का काम करते हैं। और जो भी विमान होता है या जो भी अस्त्र शस्त्र होते हैं आज के जमाने में, उसमें जो टेक्नोलॉजी है प्लेज ए वेरी क्रूशल रोल। माने जो फाइटर जो उसे उड़ाता है, ट्रू। उससे ज्यादा उन लोगों का रोल होता है जो उन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को और आदि चीजों का ध्यान रखता है। तो कल डिबेट का जो मुद्दा था, आप हम साथ बैठे थे, मैंने उसमें देखा कि मुद्दा ये था कि साहब 36 रफेल भारत सरकार ने खरीदे थे और जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि 6-7 प्लेन जो है भारत के उसमें नष्ट हुए। हमारे सीडीएस साहब ने भी कहा कि हाँ हमें को नुकसान हुआ। हमारे डिफेंस अटैची हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारा नुकसान हुआ। तो एक साल तक ये चुप्पी बैठी रही, किसी ने नहीं बताया कि विमान का नुकसान हुआ है नहीं। ये भी सूत्र बताते हैं कि जहां से वो मैन्युफैक्चर हुए थे उन्होंने कहा कि हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं रफेल का कि क्या पूरे रफेल मौजूद हैं या नहीं। खैर उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन कल परसों एक नई खबर आई कि साहब जो एयरफोर्स ने उसका टेंडर दिया है, उसकी मेंटेनेंस का टेंडर दिया है, क्योंकि 36 प्लेन खरीदे थे और 36 का टेंडर दिया है, इसका मतलब हमारे रफेल कोई नष्ट नहीं हुआ। अच्छा, वहां मैंने देखा कि आपने भी अपने विचार प्रकट किए और भी एक एयरफोर्स ऑफिसर थे, उन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए। लेकिन उसके अंदर ये क्लियर चीज इसलिए नहीं समझ आई कि मुझे लगा कि अगर एक साल पहले ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि भाई ये बताइए कि क्या रफेल कोई ना हुआ है, भाई प्रश्न ही पूछा जा रहा था, कोई असर्टिव स्टेटमेंट तो दिया नहीं जा रहा था, उसी समय कह देते कोई रफेल का नुकसान नहीं हुआ, इंस्पेक्शन करा लेते। अगर जिसने मैन्युफैक्चर किया था वो इंस्पेक्शन करना चाहता था, इंस्पेक्शन करा लेते, बात क्लियर हो जाती। लेकिन एक साल के बाद टेंडर के माध्यम से, लेकिन जो आप वहां जवाब दिया था आपने कर्नल साहब, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के इंजीनियर हैं, जो आपने जवाब दिया मुझे बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगा। अच्छा, फिर मुझे ये भी लगा कि देखिए दो हमारे पास मीडियाज हैं, एक यूट्यूब चैनल्स हैं और एक गोदी मीडिया है। अच्छा, गोदी मीडिया का जो क्लाइंट है वो बिल्कुल अलग है, वो अलग प्रकार के लोग हैं जो सुनना चाहते हैं। यूट्यूब के अंदर अलग प्रकार के लोग हैं जो इंडिपेंडेंट चीजों को ध्यान भी देते हैं और उसको ध्यान से सुनते भी हैं। तो मैंने इसीलिए लगा मुझे कि मैं तो इसलिए जाता हूँ कि वहां जाके उन्हें थ्रेश कर सकूं, जो मैंने कल किया भी था। और वहां पे आपने देखा जी कि गोदी मीडिया के अंदर वो आपको बोलने का टाइम भी नहीं देते हैं और आपको लुक डाउन करते हैं। मुझे बड़ा खराब लगा। मैंने कहा जो आर्मी का कर्नल लेवल का आदमी और इतना प्रबुद्ध व्यक्ति, उसको आप बोलने नहीं दे रहे हैं। और उसको तो मैंने खैर उसमें ऑब्जेक्शन भी किया। तभी मैंने आपसे निवेदन किया कि यूट्यूब में हम बात करते हैं और हमारे जी जी दर्शक जी। बड़े लाभान्वित होंगे आपकी बात सुन के। तो ये बताइए, ये जो कल उड़ाया जा रहा था, गोदी मीडिया डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था राम जन्मभूमि में चोरी हुई है उसके बारे में, जो उज्जैन के अंदर वहां के मुख्यमंत्री ने पूरी जमीन माफिया की तरह काम किया है उसके बारे में, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए एक नया इशू उन्होंने छेड़ दिया था, जिससे वो कांग्रेस को डिफेंसिव में ले आए। और क्योंकि आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हैं और जो बात आप कह रहे थे कल, वो मुझे बड़ी कन्विंसिंग लगी। तो मैं कर्नल साहब ये कहता हूं, जो ये लोग कह रहे हैं कि 36 लिए थे और 36 का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया इसलिए कोई नष्ट नहीं हुआ, इसके पीछे आप एज ए एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, और क्योंकि आपने इस फील्ड में काम किया है और बारीकी से काम किया है और आपकी विशेषज्ञता है जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूं, तो इस बारे में बताएं एज टू व्हाट इज द रियलिटी और हमारे देश की जनता को इससे क्या समझना चाहिए। देखिए, जो आरएफपी आई है, दैट इज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर जो मेंटेनेंस, जहाजों की मेंटेनेंस के बारे में जो आई है, एयरफोर्स की तरफ से आई है, उसका पहले तो सारे देश को ना कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो पिक एंड चूज करता है। वो 36 राफेल जहाज का जो आरएफपी है उसमें से 36 को आंकड़े को उन्होंने पिकअप कर लिया, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको किसी को बताने की कोशिश नहीं की। तो ये जो है ना,
सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को फीड करते हैं और बरगलाते हैं। ये हम कतई नहीं होने देंगे। ये हमने फैसला किया हुआ है देश के लिए। कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग देश की एकता, अखंडता और प्रभुता के लिए हम बिल्कुल वचनबद्ध हैं। इसीलिए हमने ऑप सिंदूर से पहले, जब ये पुलवामा हुआ था, उसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष देश की सरकार के साथ एकजुट खड़ा था कि आप जो उचित समझो, सही फैसला लीजिए, देश के हित में फैसला लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन अब उसके अंदर जब लड़ाई होगी तो जहाज भी गिरेंगे, लड़ाई होगी तो सैनिक भी जाएंगे, इक्विपमेंट का भी नुकसान होगा, क्योंकि दो प्रोफेशनल आर्मीज लड़ रही हैं। तो इसलिए ये देश को जानना जरूरी है कि हमारे देश में इस लड़ाई के दौरान, लड़ाई में क्या हुआ, लड़ाई के बाद कैसे वो सीज फायर हुआ। ये देश के हर एक नागरिक का अधिकार है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी नागरिकों को विश्वास में ले और बताए। अब सीडीएस ने, डिफेंस अटैची ने, डीजी एयर ऑप्स ने, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने, उस समय पे हमारे एयर चीफ थे ये एयर मार्शल एपी सिंह, उन्होंने, सबने, हर एक ने ये माना कि भाई नुकसान हुआ। उसके बाद उन्होंने 6 और 7 की रात के बाद, 6 और 7 मई को जब ऑपरेशन हुआ, उसके अंदर बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने इसको अंजाम में लाए। लेकिन नुकसान, इनिशियल नुकसान के बाद उन्होंने अपने आप को रीट्यून किया, अपनी स्ट्रेटेजी को और टैक्टिक्स को रीट्यून किया और बहुत अच्छे पोजीशन में हम 10 मई को तक आ चुके थे और पाकिस्तान के अंदर काफी बड़ा नुकसान हम कर चुके थे। अब रही बात ये जो उसके साथ लिंक करते हुए अगर सरकार उसी समय बता देती, जैसे आपने भी कहा कि भाई ये एक व्हाइट पेपर लेके आओ कि हमारी ये लड़ाई हुई थी, हमने ये काम, अपना ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सेट किए थे। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो हमें समझ में आया, जो राजनाथ सिंह जी ने और मोदी जी ने और जो अमित शाह जी ने हर जगह डिबेट के अंदर कहा कि हमारा लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था कि हमने उनके 9-10 टारगेट थे, उनको हमने नष्ट करना था। मिलिट्री ने उसको बड़े बखूबी अंजाम दिया। लेकिन अब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव था। लेकिन पिछले काफी समय से जिस तरह से बीजेपी, आरएसएस और जो ये गोदी मीडिया है, वो सब लोग एक पूरे देश में माहौल बना रहे थे कि हम 370 के बाद पाकिस्तान से पीओके को भी लेके आएंगे। आप पीओके बोलते हैं, हम उसको पाक ऑक्यूपाइड जेएंडके बोलते हैं, जो एक्चुअल टर्मिनोलॉजी है, पीओजेके को लेके आएंगे। तो हम 10 मई को इस स्थिति में थे कि हम पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने की ताकत रखते थे। गिलगित बलूचिस्तान, गिलगित, बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, फिर उसके बाद सिंध, पंजाब, ये सब अलग अलग हो जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये सब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सिर्फ 9 जगह पे अटैक करने का था। तो पूरे देश को आपने भ्रमित किया पिछले 10-12 साल की आपकी सरकार में कि हम पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर आएंगे। तो ये भ्रमित ना करो। लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव मिलिट्री ने उसको अचीव किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके अंदर जो भी कुछ नुकसान हुआ, जो भी चीज हुई, उसके बारे में देश को जानने का अधिकार। अब रही बात इस आरएफपी की। आरएफपी जब दी जाती है तो हमारा 36 जहाजों का कॉन्ट्रैक्ट था राफेल के साथ। अब यहां 2 बड़े मुद्दे हैं कि क्यों 36। हमने जब यूपीए सरकार थी तो 120 का टारगेट रखा था, 120 का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन यूपीए ने उसके जगह पे 36 जहाज का कॉन्ट्रैक्ट 2015 में बनाया और उसके बाद ये 36 जहाज लिए। अब जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो 36 का मतलब हुआ कि 2 स्क्वाड्रन, 18 जहाजों का 1 स्क्वाड्रन होता है। कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। 36 जहाजों का मतलब 2 स्क्वाड्रन के करीब हमारे को जहाज हमने लिए। जबकि हमारे देश में रिक्वायरमेंट थी
41 स्क्वाड्रन्स हैं और हमारे आज ऑपरेशनल स्क्वाड्रन सिर्फ 29 है। तो इसका मतलब आप 12 स्क्वाड्रन कम पे काम कर रहे हैं। यूपीए सरकार ने इसके लिए फैसला किया था कि इसमें से 120 जहाज हम अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जहाज Mark 1 Mark 2 लेंगे और 120 जहाज राफेल के लेंगे, जो कि वर्ल्ड से ग्लोबल बाय के जरिए हम खरीदेंगे। तो अब उसको खत्म करते हुए इन्होंने सिर्फ 36 जहाज का आंकड़ा खरीदने का फैसला किया। अब जब 5 साल उनकी डिलीवरी शेड्यूल जो था 2018 से लेके और 2022 के बीच में 36 जहाज हमें डिलीवर हो गए। अब 5 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो खत्म हो रहा है 2026 के अंदर। अब क्योंकि मेंटेनेंस जरूरी है, स्पेस जरूरी है, जहाज 150 घंटा चलता है तो 150 घंटा चलने के बाद उसकी रिपेयर्स भी है, हर 25 घंटे के बाद उसकी एक इंस्पेक्शन होती है। तो हमें स्पेस भी चाहिए, मेंटेनेंस भी चाहिए और उसके लिए जो भी कोई इक्विपमेंट चाहिए वो मुहैया कराना जरूरी है। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट जब बना आरएफपी जो दिया है, उन्होंने 36 जहाजों का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो इसमें हर ब्रिक होती है, ब्रिक सिस्टम है 6, 9, 12, 18 इसके मल्टीपल्स के अंदर ब्रिक्स होते हैं। और ये वर्ल्ड ओवर एक ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी कभी होगा एक ब्रिक के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा और जब भी कभी उससे नीचे उसके नीचे पार्ट्स जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होते। तो हमने जब 36 जहाजों का कॉन्ट्रैक्ट किया था तो इसीलिए 36 का पूरा आंकड़ा एज ए ब्रेक लेकर हम उनके साथ आरएफपी उनको दे रहे हैं या उनसे रिक्वेस्ट और प्रपोजल किया है कि अगले 5 साल के लिए मेंटेनेंस के लिए हमें जो एमआरएस जो रिकमेंडेड स्पेयर लिस्ट है, ओईएम के जो इक्विपमेंट है और जो सब चीजें हैं, आई लेवल रिपेयर, ओ लेवल रिपेयर, अलग अलग तरह के बेस लेवल रिपेयर्स होती है, वो सारी चीजों के लिए हमें एक कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और मेंटेनेंस का काम चाहिए। तो अब जब 36 का आंकड़ा जब उन्होंने फैसला किया कि 36 जहाजों का हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो वो 36 जहाज का मतलब ये 36 नहीं है, उस 36 के साथ उनके हर 18 जहाज के ऊपर 2 ट्रेनर होते हैं, ट्विन एयरक्राफ्ट होते हैं। तो 36 और 40 तो वही हो गए। 2 हमारे और जो एडिशनल जहाज होते हैं जो उसके लिए अलग अलग तरह से मेंटेनेंस के लिए या ट्रेनिंग के लिए किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो 36 का मतलब ये नहीं कि 36 आए, 36 का मतलब कम से कम 42 जहाज जरूर आए, तब जाके ये पूरी की पूरी ब्रिक कंप्लीट होती है। तो अगर हमारे जहाज 36 की जगह 34 रह गए हैं, 32 रह गए हैं, 30 रह गए हैं ऑपरेशनल जहाज जो फाइटर्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमें जो ट्रेनर्स हैं या एडिशनल एयरक्राफ्ट हैं या जो भी हैं, उन सबकी मेंटेनेंस भी तो करनी है। तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे कोई जहाजों की क्षति नहीं हुई है। हमारे जहाजों की क्षति हुई हो सकती है, हुई होगी, जो कि हमारे एयर चीफ ने, सभी सीनियर अधिकारियों ने भी माना, राहुल गांधी जी ने भी सवाल किया, ऑपोजिशन के लीडर्स ने भी सवाल किया। तो कोई गलत बात नहीं है, हमारा अधिकार बनता है कि हमें सही तरीके से सारे देश को पता हो। जब हमने पूरी तरह से अपना सर्वस्व सभी देश के 140 करोड़ नागरिकों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने और सभी पॉलिटिकल नुमाइंदों ने, एमपीज ने, एमएलए ने, सबने अपना पूरा का पूरा वेट सरकार के पीछे लगा दिया है कि आप जो उचित समझो वो कार्रवाई करें। तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है सरकार की सबको एक इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली देना। अगर आप पब्लिक डोमेन में नहीं देना चाहते हैं तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है, जिसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तकरीबन 22 या 24 सभी दलों के होते हैं, उनके साथ साझा किया जा सकता है। देयर आर डिफरेंट फोरम्स, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसके अंदर किया जा सकता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जिसके अंदर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनको लिया जा सकता है। तो अगर सीक्रेसी मेंटेन करनी है, क्योंकि
हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या जो भी नुमाइंदे हैं, चाहे मैं था, हम लोगों ने ओथ ऑफ सीक्रेसी ली है। 19 जो हमारा एक्ट है 1923 का, उसके जरिए हम कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर पब्लिक डोमेन में नहीं साझा करते जो देश के हित में नहीं है। तो वो भी सरकार ने नहीं किया। और अब एक ये नया शगुफा 1 साल बाद छोड़ दिया कि भाई ये हमने 36 जहाजों की आरएफपी की है, तो इसका मतलब हमारा कोई जहाज नहीं है। गोदी मीडिया को तो एक नई बात मिल गई। रोहित जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक चीज और जरा कृपा करके बताएं आप। देखिए, हम लोग इस मुद्दे पे तो बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या किया। मैं ऐसे नागरिक ये जानना चाहता हूं, देश का नागरिक जानना चाहता हूं कि हमारा क्या ये अधिकार नहीं है जानने का कि जब पुलवामा हुआ और जो सतपाल मलिक ने कहा कि वहां पे 350 केजी आरडीएक्स की जीप 10-15 दिन तक घूमती रही, जिसके बारे में मैंने सूचना दी, उनको ट्रेस नहीं किया गया, इंटरसेप्ट नहीं किया, उसने हमारे 40 जवानों की हत्या कर दी। आज तक देश को नहीं पता चला कि वो आरडीएक्स कैसे आया था, कौन लाया था, उसके लिए किसको दंड मिला, हमारे 40 जवान, ये इसकी जवाबदेही आज तक तय नहीं हुई। इसके बाद जो पहलगांव के अंदर हुआ, भाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी पर्यटन के लिए जानते हैं, तो जहां भी 2-3 हजार लोग इकट्ठे होते हैं पर्यटक, और आप जानते हैं वो पहलगांव का इलाका तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, वहां पुलिस भी नहीं थी, वहां आर्मी भी नहीं थी, कोई रेजिस्टेंस भी नहीं हुआ, टेररिस्ट आए, आधे घंटे तक मारते चले गए, 1 घंटे तक कोई हेल्प नहीं पहुंची, भाग भी गए। तो ये जो हमारा जो बेसिक प्रश्न होना चाहिए था, बेसिक प्रश्न ये होना चाहिए था, बताइए पहलगांव और पुलवामा के अंदर जो ये हत्याएं हुई, इसके पीछे दोषी कौन था, किसकी इसमें कमजोरी थी, हमारे क्यों कमजोरी थी, इसके पीछे क्या लक्ष्य था। और ये सारी चीजें होने के बाद आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इतना बड़ा हीरो बन गया कि आईएमएफ ने भी लोन दे दिया, वर्ल्ड बैंक ने भी लोन दे दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी लोन दे दिया, और अब ईरान और इसराइल और अमेरिका के बीच का युद्ध ईरान भी पाकिस्तान करा रहा है, उसका कद तो बढ़ गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो असली प्रश्न कर्नल साहब ये है, चलिए बाद में आपने जो किया वो तो आर्मी एयरफोर्स ने किया, उसमें सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा ये मानना है हमारी डिफेंस फोर्सेज आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन हमारी सरकार निकम्मी है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, सरकार निकम्मी है, फोर्स बहुत अच्छी है। लेकिन असली प्रश्न यह है पुलवामा क्यों हुआ, पहलगांव क्यों हुआ, कोई जांच क्यों नहीं हुई, किसी को दंड क्यों नहीं मिला, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, आपका सवाल बड़ा वाजिब है। हमारे देश के एक एक नागरिक का दिल अपने देश की सेना के लिए, देश के लिए धड़कता है। तो हम सारे 140 करोड़ नागरिक स्टेक होल्डर्स हैं। देश में कहीं अच्छा होगा तो हम सब लोग उसका क्रेडिट लेते हैं, देश में कहीं बुरा होगा तो हम सारे लोगों को दुखी महसूस करते हैं। तो इसलिए हम सब लोग स्टेक होल्डर्स हैं। गवर्नमेंट हमारी एक नुमाइंदा है, लेकिन स्टेक होल्डर्स हम हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। और हमारे देश की सेना जो है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वचनबद्ध है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश की सेना जो उसको काम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और हमारे देश के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्वारा, तो उसको बखूबी वो निभाती रहती हैं और आज तक निभाती रही हैं। और वर्ल्ड की बेस्ट सेनाएं हैं, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, तीनों बिल्कुल लाजवाब है, जाबाज हमारे सिपाही हैं। अब इस बैकग्राउंड के बाद ये मैं बताना चाहता हूं कि हम सब लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो पहलगाम है या पुलवामा हुआ है, इसके अंदर मैं ये पहली बार देख रहा हूं कि बीजेपी की जो सरकार है, मोदी और अमित शाह का जो ये मॉडल डेवलप किया हुआ है, इस पूरे के अंदर बड़ी क्लैरिटी से मैं ये कहना चाहूंगा कि अकाउंटेबिलिटी जीरो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है, प्रचार 100% है, कतई निकम्मी सरकार है। ये अगर जेएंडके में हमने काम किया है, अगर आधा किलो 1 किलो आरडीएक्स, हम गोलियों से इतना ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, लेकिन जब आरडीएक्स कहीं आसपास आता है, वो एक्सप्लोसिव आईईडीज बनती हैं, व्हीकल्स उड़ा दिए जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग बड़ा ध्यान सतर्क रहते हैं इस चीज के लिए
कि आरडीएक्स के बारे में कहीं पे भी कोई जानकारी होती है या इस तरह की जानकारी, खुफिया जानकारी हमारे सोर्सेज हैं, चाहे वो डिफरेंट मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी हैं, सिविल इंटेलिजेंस के भी हैं, फिर डिफरेंट एजेंसीज वहां पे काम करती हैं, हमारे जो लोकल नेटवर्क है उसका इनपुट्स आती हैं, तो बड़ी अच्छी तरह से जानकारी मिलती है कि भाई ये कहीं पे एक्सप्लोसिव्स आए। 300 साढ़े 300 किलो आरडीएक्स आना, ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड, जिसे कहते हैं कि जो ना देखी और ना सुनी चीज है, उसके कैटेगरी में मैं इसको रखना चाहता हूं कि 300 साढ़े 300 किलो आरडीएक्स वहां घूम रहा है, और जिसके लिए वहां के गवर्नर हैं वो बोलते हैं सत्यपाल मलिक जी की हमें कहीं तो चूक हुई है और ये कैसे हुआ। और जिस तरह से ये जो कॉन्वॉय आई है, सीआरपीएफ की कॉन्वॉय है, देयर इज अ सिस्टम कि आप कॉन्वॉय आती है, कॉन्वॉय ओपनिंग का सिस्टम होता है, और उसके जो लेटरल जितने भी हाईवे के ऊपर आते हैं उन सबको मैन करने का सिस्टम होता है, और उससे पहले मैन क्लियरिंग व्हीकल्स जाते हैं। तो ये सब चीज जो है आर्मी बड़े बखूबी निभाती है। लेकिन ये पैरामिलिट्री के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे शायद हो सकता है कि उनके पास इक्विपमेंट की कमी है, और इसीलिए वो जहाज से, क्योंकि रास्ते बंद थे, 10-12 दिन तक बंद रहे, वहां पर नफरी जम्मू के अंदर ट्रांजिट कैंप के अंदर इकट्ठी होती चले गई, और उस चक्कर में इन्होंने जहाज भी मांगे, और जहाज के रिक्विजिशन जो है वो करने के बाद भी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने उसकी अप्रूवल नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई है। और 80 गाड़ियों की कॉन्वॉय जो है जब वो चलती है, तो कोई भी टेररिस्ट या कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट अगर उसका पॉट शॉट लेना चाहेगा, तो एक गाड़ी छूट जाएगी, दूसरी छूट जाएगी, 10-12 मिनट लगेंगे किसी भी पॉइंट से एक 80 गाड़ियों के कॉन्वॉय को क्रॉस करने में। तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स था, इतना बड़ी कॉन्वॉय नहीं भेजी जाती है, छोटी कॉन्वॉय को 10 से 12 गाड़ियों के बजाय, ताकि फटाफट निकल पाए, और वो भी एक लैप्स रहा है। तो जो पहलगाम और पुलवामा को थोड़ा सेपरेट करके मैं बताना चाहूंगा कि जो पुलवामा हुआ उसके अंदर जो एक एयरक्राफ्ट का प्रोवाइड नहीं किए गए थे, फिर दूसरा इतनी बड़ी कॉन्वॉय को किया गया, भेजा गया, फिर उसके बाद आरडीएक्स इतना बड़ा कैसे घूम रहा था, वो जीप जो है वो कैसे वहां तक पहुंची है, जिसके अंदर कार जिसके अंदर आरडीएक्स था, लेटरल्स को मैन नहीं किया गया था, टोटल सिक्योरिटी फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर था। उसके बाद 40 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, और मोदी जी जो है वो जिम कॉर्बेट के अंदर बीबीसी की पिक्चर बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, और 3-4 घंटे तक कांटेक्ट नहीं हो सकता। किसी देश में प्रधानमंत्री 3 या 4 घंटे के लिए अगर आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है और कहीं से कोई अटैक हो जाता है, तो इसका मतलब फैसला कौन लेगा? फैसला तो प्रधानमंत्री को, सरकार के हेड है, मुखिया है, देश के मुखिया है इस समय पे। मुखिया तो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर उनको फैसला लेना था कि क्या किया जाए। लेकिन वो पूरी चूक हुई। उस चूक का कोई आज तक किसी को नहीं मालूम चला कि उसके अंदर वो डीएसपी दलविंदर सिंह जो थे और जो लोग इन्वॉल्व थे उनका क्या हुआ, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी उसने क्या किया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या किया, सीबीआई ने क्या किया, जो हमारे बाकी और इंटेलिजेंस ब्यूरो है उन्होंने क्या किया, रॉ ने क्या किया। फौज की अगर कोई कॉन्वॉय के अंदर ऐसे होता तो फौज में अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है। डीजी सीआरपीएफ का क्या हुआ, आईजी सीआरपीएफ का क्या हुआ, जिनकी कॉन्वॉय वो वहां से गई थी। तो किसी भी हेड को रोल नहीं किया गया, मतलब कहने का मतलब किसी का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, किसी की अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही फिक्स नहीं हुई। जब जवाबदेही फिक्स नहीं होगी, तो जब लोगों को पता है कि हमारे ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि हमारे ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता, गवर्नर जो वहां के पूरे सर्वस्व इंचार्ज थे, तो उन्होंने भी जब माना, तो उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब आगे वो हम एक रास्ता खोल रहे हैं, द्वार खोल रहे हैं आगे कोई बहुत बड़ी गलतियां होने के लिए। और वही गलती जो है पहलगाम में हुई। जब आर्टिकल 370 लगा, उसके बाद
370 की जो को जो खत्म किया गया, उसके बाद जितना भी जो वैली का जो इलाका है, री कैलिब्रेशन की गई सिक्योरिटी सिस्टम की। उसके अंदर जो आर्मी या राष्ट्रीय राइफल की जो बटालियंस थी, वो वैली को जैसे अनंतनाग हो गया, पुलवामा, पहलगाम, बारामूला, ये सारा जो साउथ कश्मीर का जो हॉटबेड है, उस सारे को पहले आर्मी संभाला करती थी, राष्ट्रीय राइफल्स जो है वो संभाला करती थी। लेकिन वो सिक्योरिटी को इन्होंने पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस को दे दिया गया। अब वो पैरामिलिट्री फोर्सेस सारी की सारी वो मिलिट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। जब हम पहलगाम की बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर के अंदर चप्पे चप्पे पर फौज है। ऑर्बिट के हिसाब से ये सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो और बाकी सीएपीएफ की जो बटालियंस होती है, वो सारी की सारी आर्मी के अंडर आ जाती है। आर्मी के जो वहां पे कमांडर्स हैं, उनके नीचे आ जाती है। लेकिन इस इलाके के अंदर जो वैली का पर से जो इलाका है, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, पहलगाम की। और मैं हैरान होता हूं इस बात के लिए कि बाइसरन वैली, जहां पर ये पहलगाम का जो हमला हुआ है, उस बाइसरन वैली के अंदर वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं, लगातार वो आते रहते हैं। वो इनएक्सेसिबल है, वो रोड से की बजाय पैदल या जो टट्टू जिसे बोलते हैं, या फिर पोनीज बोला जाता है, तो उनके जरिए उसको मेंटेन किया जाता है। तो वहां पर सुबह जाते हैं लोग, शाम को वापस आ जाते हैं। वहां पे खाने पीने के स्टॉल्स बने हुए हैं। उस एरिया के ऊपर एक पिकेट नहीं है, एक पुलिस का जवान नहीं है, ना तो ये जेएंडके की पुलिस थी, ना वहां पर ये सीआरपीएफ थी जिसकी बेसिक जिम्मेदारी थी। और ये चाहे वो अब वो कहते हैं कि वहां पे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास सिक्योरिटी का महकमा नहीं है। वो पूरी तरह से चीफ मिनिस्टर जो है, उनके पास स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कंट्रोल था वो एरिया। सिक्योरिटी ऑफ वैली जो है वो आर्मी की जिम्मेदारी नहीं, वो पूरी तरह से अमित शाह के फोर्सेस की जिम्मेदारी। रॉ, आईबी और एनटीआर और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेलिजेंस इनपुट्स देती हैं, वो सारी की सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर आती है। और ये जो पहलगाम हो जाता है, जहां पर जो हमें इंफॉर्मेशन, उसके हिसाब से 1 घंटे तक लगातार लोगों के जो है चुन चुन के जिस तरह से मारा गया है, ये हमने अपनी हिस्ट्री ऑफ मिलिटेंसी के अंदर भी कभी ऐसा नहीं देखा। टेररिस्ट आता है, फटाफट एक्शन करता है और उसके बाद भाग जाता है। तो वहां पर इस तरह की चीज हुई क्योंकि वहां पर कोई भी सिक्योरिटी की का सिस्टम, महकमा वहां पे प्लेस पे नहीं था। ना पोस्ट थी, ना पिकेट थी, ना वहां पे कोई डिप्लॉयमेंट थी, ना वहां पे कोई री आने का सिस्टम था। 40 से 45 मिनट दूरी पे पहली पुलिस पोस्ट थी, जो कि जेएंडके पुलिस की थी या सीआरपीएफ की थी। और आर्मी की जो यूनिट डिप्लॉयड थी, वो तकरीबन 1 से 1 घंटे के आसपास वहां से दूरी पे था। तो कोई रीइंफोर्समेंट नहीं था, बड़ा अच्छी तरह से रैकी किया हुआ एरिया था। और एंटी नेशनल एलिमेंट से मिलिटेंट्स ने बड़े अच्छी तरह से उसको प्लान करके वहां पर मारा। और जहां पर आपको इंटेलिजेंस के इनपुट्स हैं कि भाई यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट ऑपरेटर्स को जब जानकारी है, तो पुलिस को या सिक्योरिटी एजेंसीज को जानकारी क्यों नहीं? बहुत बड़ा लैप्स है, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसके बाद कई लोग, हमें बाद में पता चला, परिवारों से पता चला या जो बचे लोग उनसे पता चला कि ब्लड लॉस की वजह से लोग मारे गए। अगर उनको इमीडिएट रीइंफोर्समेंट मिल जाती, इमीडिएट उनकी इवैक्यूएशन हो जाती, तो शायद हो सकता है कि ये लोग जो 26 लोग और बाद में मेरे ख्याल से 4 लोगों की बाद में डेथ हो गई थी, तो 30 के करीब लोग जो मारे गए हैं, वो लोग, उनमें से कई लोग बच सकते थे। तो ये ओवरऑल सिक्योरिटी फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर था, जिसके लिए पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर
अमित शाह पूरी तरह से जिम्मेदार है। यहाँ एक और चीज को मैं फ्लैग करना चाहूंगा कि 6, 7 और 8 अप्रैल 2025 को अमित शाह जी ने सिक्योरिटी का जायजा लिया था, रिव्यू लिया था जेएंडके की सिक्योरिटी का, क्योंकि टूरिस्ट सीजन चालू होता है और बर्फ पिघलती है, तो पीक्स के ऊपर बर्फ पिघलती है, तो इन्फिल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो ये एक रेगुलर अफेयर है। 6, 7, 8 अप्रैल को सिक्योरिटी का रिव्यू लिया। अब उसके बाद 17 और 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जेएंडके में श्रीनगर के अंदर जाना था। 6, 7, 8 अप्रैल को अमित शाह जी ने पूरे देश में डिक्लेयर किया कि जेएंडके की सिक्योरिटी बिल्कुल चाक चौबंद है, कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 17 और 18 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द हुआ तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से रद्द हुआ, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट आईबी लगातार कह रही थी कि यहां पर कहीं ना कहीं इस इलाके के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है। एंटी नेशनल एलिमेंट्स इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं या कर रहे हैं। और 22 अप्रैल को ये पहलगाम हो जाता है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, इंटेलिजेंस इनपुट्स की, रॉ की, आईबी की, एनटीआरओ की और तमाम जितनी भी मिलिट्री जो इंटेलिजेंस इनपुट्स देने वाली एजेंसीज है, जो लोकल नेटवर्क है, उसके पूरी तरह से फेलियर हो। और रोहित जी एक एक और चीज और चीज जो मैं फ्लैग एक एक आखिरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो फ्लैग करना चाहूंगा यहां से मैं, कि आर्मी ने, राष्ट्रीय राइफल्स ने, जब उनके अंडर ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ करता था, तो उन्होंने एक लोकल लोगों को, उनको इन्वॉल्व करके, लोकल डिफेंस ग्रुप्स बनाए थे, तो उनको इन्वॉल्व करके इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी नेटवर्क का हिस्सा बनाया था, जो कि पिछले 5, 6, 7 सालों के अंदर वो सारा का सारा जो लोकल डिफेंस नेटवर्क था, जो विलेज डिफेंस कमेटीज थी, विलेज डिफेंस के जो जवान लोग थे, उन लोगों का नेटवर्क को पूरी तरह से इस मोदी सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हमारे को जो लोकल इनपुट्स आती थी, जो लोकल सपोर्ट मिलती थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बहुत बड़ा फेलियर है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो उरी हो, चाहे वो गुरदासपुर का जो अटैक हुआ था, और उसके बाद पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ। मोदी सरकार के अंदर एक न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश हुआ है, जिसके अंदर कुछ भी हो जाए, अकाउंटेबिलिटी किसी की भी फिक्स नहीं होगी, किसी का रेजिग्नेशन नहीं होगा, किसी का कोर्ट मार्शल नहीं होगा, किसी को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, और पूरी तरह से ये अपना जो है गोदी मीडिया के जरिए अपना प्रचार तंत्र करते रहेंगे कि हमने जो है उसके बाद, पहलगाम के बाद ऑप्शन दूर कर दिया है, पुलवामा के बाद हमने बालाकोट का हमला कर दिया है, उसका प्रचार कर लेंगे, वोट मांग लेंगे। ये इनका एक न्यू नॉर्मल। लेकिन रोहित जी एक चीज ये बताइए, ये तो चलिए ये अकाउंटेबिलिटी इन्होंने अपनी अब खत्म कर दी, ये किसी चीज का जवाब नहीं देते। अब जो ये राम जन्मभूमि के अंदर हुआ है भाई, लाखों करोड़ों का वहां गड़बड़ हो गया। 200 किलो चांदी जिन लोगों ने सिंधी समाज ने दी थी, उनको रसीद नहीं दे रहे, बता नहीं रहे, मुकुट गायब हो रहे हैं, सोना चांदी गायब हो रहा है, नोट गायब हो रहे हैं। ये तो हमारी सनातनी भावना, हमारे हिंदुओं के पर बहुत, तो अब तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी फंस गई है बहुत बुरी तरह से। उज्जैन के अंदर अब डकैती डाल रहे हैं, सोमनाथ मंदिर के अंदर सुना है कुछ गड़बड़ कर दिया है, केदारनाथ मंदिर के अंदर गड़बड़ कर दिया है, और इसीलिए वहां चढ़ावा कम हो गया है। माने अब नीट के पेपर्स लीक हो रहे हैं। माने मैंने तो अपने जीवन काल में, क्योंकि मैं तो कांग्रेस के जमाने में जवानी में था, हमारे यहाँ तो पेपर लीक हमने कभी सुना नहीं था। अब हर पेपर लीक हो जी जाता है, मंदिरों में चोरी हो जी जाती है, डिफेंस में गड़बड़ी, फॉरेन अफेयर्स में गड़बड़ी, पाकिस्तान का ये कद हो गया जो कभी हमने सोचा नहीं था। तो ये तो हर जगह से फेलियर्स हैं। तो ये जनता तक पहुंचाने के लिए मेरे ख्याल से कर्नल साहब आप जैसे लोगों को सामने आना पड़ेगा, और आप हमारे यूट्यूब में आइए, हमारे दर्शक आप जैसे लोगों को सुनना चाहते हैं। क्योंकि गोदी मीडिया में देखिए हम लोगों को बोलने तो वो देते नहीं, खुद ही इंटरवीन करते रहते हैं, म्यूट कर देते हैं, 4 लोगों को बुला लेते हैं, हमको अकेला छोड़ देते हैं। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है
कि हम लोगों के साथ बैठिए, हमारे दर्शक आप लोगों को सुनना चाहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, इतनी अकर्मण्य सरकार, इतनी निकम्मी सरकार, मैंने तो रोहित जी, आपसे मेरी उम्र ज्यादा है, मैंने कभी नहीं देखी थी, ना कल्पना की थी ऐसी होगी। आज हमारी स्थिति क्या हो गई है, इकोनॉमी की क्या स्थिति हो गई है, पूंजीपति अमीर होते जा रहे हैं, गरीब बेचारा बिल्कुल गरीब होता जा रहा है। अग्निवीर आपने बना दिए, हमारे देश के जवानों की सारी होप्स को खत्म कर दिया। चलिए, आज आपसे वार्ता रोहित जी बहुत अच्छी रही, और मुझे आशा है आप इसी तरह अवसर देंगे और हम आपसे बात करेंगे, और जो ऐसे मुद्दे जो मुझे नहीं ज्ञान है हम आपसे अर्जित करेंगे। चलिए साहब, बहुत बहुत मैं आपसे मैं आपसे आपसे 1 मिनट का समय और लूंगा। आपने बड़ी अच्छी बातें बहुत सारी कही है। ये मोदी सरकार जो है, ये बीजेपी की जो सरकार है, ये 3 बड़े मुद्दों के ऊपर मुद्दों के ऊपर काम करती है। एक तो हिंदुस्तान पाकिस्तान, दूसरा हिंदू मुस्लिम, और तीसरा फौज का इस्तेमाल करती है अपनी एक नेशनलिस्ट इमेज को अपने प्रोजेक्ट करने के लिए। और वो हर एक एजेंसी का गलत इस्तेमाल करती है। देश के नेशनल सिक्योरिटी से जो इस सरकार ने जो खिलवाड़ किया है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। जिस तरह से राहुल जी ने उसके अंदर कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर उनको बोलने नहीं दिया गया था, उन्होंने बात एक कोट की थी कि वहां पे कैलाश रेंज के ऊपर जिस तरह से चाइनीज टैंक आ रहे थे, मोदी सरकार के अंदर पूरे जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस टाइम के जनरल नरवाने जो है, वो सब जो है पूछ रहे थे, कह रहे थे कि भाई हमारे पास जहाज, ये इधर से टैंक आ रहे हैं, हम क्या करें। तो फौज ऑर्डर्स मांगती है कि हमें क्लियर ऑब्जेक्टिव दीजिए, हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। ये वहां पे भी जिम्मेदारी से 3 घंटे तक राजनाथ सिंह जी, फॉरेन मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो 3 घंटे तक वो नदारत थे। और वो उसके बाद उनको जो बात कही गई कि जो उचित समझे वो करें। तो क्या फौज वहां पर अपनी लड़ाई, चाइना के साथ लड़ाई अपने आप शुरू कर सकती है? ओनर्स क्या वो ले सकती है? चाइना का जो बॉर्डर है, चाइना की जो कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC जिसे बोला जाता है, और जो पाकिस्तान वाली है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, LOC। वहां पर हम फायर ओपन कर सकते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। लेकिन जो चाइना के साथ जो बॉर्डर है, वो पहले हमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो एक सिस्टम जो है वो समझना जरूरी है। एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज की नहीं लेते हैं। दूसरी चीज, एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रधानमंत्री जी को रिजाइन देना चाहिए। दूसरी चीज, जिस तरह से ये फौज का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीजों के लिए, और जैसे ही इन्होंने ऑफ सिंदूर के अंदर जिस तरह से सीज फायर करवाया, ट्रंप के दबाव के अंदर आए, और पाकिस्तान का जिस तरह से कद आप बता रहे हैं कि कद तो हमारा बढ़ना चाहिए। हमारे 55-56 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजकर देश में, विदेशों में बताना पड़ रहा है, डेलीगेशन भेजकर बताना पड़ रहा है कि हमने कितना अच्छा काम किया। अरे हमारी फौज ने अच्छा काम किया, आप तो निकम्मे थे, आपने तो कुछ भी नहीं किया। हमारे देश की जो इमेज थी उसको खत्म कर दिया। पाकिस्तान को जो है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उनको अलग अलग बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स के अंदर दिया जा रहा है। IMF का रोल से लोन मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल रहा है। उनको हर तरह से उनको ऊपर उनकी छवि की जा रही है। ये हमारे देश की एक जो फॉरेन अफेयर्स का जो हमारा जो विदेश नीति है, पूरी तरह से फेल हो गई इस ऑफ सिंदूर के अंदर दिखाई दे रही है। जिस तरह से ट्रंप बार बार जो है कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया, मेरे ख्याल से शायद जल में, आकाश में, नभ में, हर जगह कहते हैं कि रोहित जी, कोई ऐसी मिनिस्ट्री आपको लगती है जो ठीक काम कर रही है? मुझे तो कोई भी ठीक काम करती नहीं दिख रही। कोई मिनिस्ट्री लगती है आपको ठीक काम कर रही है? देखिए, मिनिस्ट्री नहीं, ये सरकार इस समय सिर्फ तोड़ फोड़ कर रही है। तो कहीं से MP उठा के ला रही है, कहीं से MLA लेके आ रही है, सरकारें तोड़ रही है। इसके अलावा और इलेक्शन कमीशन और जितने भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसके ऊपर कंट्रोल कर रही है। वो मिनिस्ट्रीज के ऊपर, जनता के ऊपर, 140 करोड़ नागरिकों के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। कोई मिनिस्ट्री मेरे हिसाब से काम नहीं कर रही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देश है तो हम हैं। देश की एकता, अखंडता को बचाने की जिम्मेदारी देश की सेना की है। उस सेना के सिस्टम को ही इन्होंने कमजोर कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हमारे जो रेगुलर सैनिक की जगह अग्निवीर सैनिक ले आए हैं।
हमारे एक ही यूनिट के 2 सैनिक हैं, वो शहीद हो जाते हैं, अग्निवीर सैनिक और दूसरा रेगुलर सैनिक, तो उसका भेदभाव कर दिया है। और जिस तरह से हमारे जो 4 साल के बाद अभी अग्निवीर सैनिक आने वाले हैं, सितंबर ऑनवर्ड्स आ जाएंगे, देश में किस तरह की हाहाकार मचेगी, वो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए। हम कांग्रेस पार्टी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए वचनबद्ध है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने अब बिल्कुल क्लैरिटी से एक चीज कही है, हम देश के शहीदों में, देश के सैनिकों में किसी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी जिस दिन सरकार आएगी तो हम अग्निवीरों को रेगुलर कर देंगे, देश की सेनाओं को उनको रेगुलर सैनिक देंगे। और देश की सेनाओं का जिस तरह से पॉलिटिसाइजेशन करने की, राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, देश की एजेंसीज को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कंट्रोल किया जा रहा है, वो नहीं होने देंगे। एक समय जरूर आएगा कि हमें इन लोगों से अकाउंटेबिलिटी और मांग हम लेंगे। ये जो अधिकारी जिनको ये कंट्रोल कर रहे हैं, इन अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सिक्योरिटी की एजेंसीज हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, सबसे जवाब मांगा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को जवाब देने पड़ेगा इस देश के नागरिकों को। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, जहां से हमने शुरुआत की थी, राफेल से, इस मोदी सरकार ने सबसे बड़ा इस देश के साथ छलावा किया है, धोखा किया है नेशनल सिक्योरिटी के साथ। यूपीए गवर्नमेंट ने 2008 से लेके 2013 तक 120 जहाजों का एक प्रोसेस चालू किया था। डिफेंस में प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो छोटा नहीं होता, उसकी अलग अलग समय के ऊपर उसकी क्यूआरस बनती हैं, जल स्टाफ क्यूआरस बनती है, एएस क्यूआरस बनती है, फिर उसके बाद उनकी ट्रायल्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे ट्रायल्स होती है, एक एक इक्विपमेंट की ट्रायल होती है, फिर उसके बाद एक जहाज को लेना, उसके साथ जो इक्विपमेंट इंटीग्रेट करना है, जो हमारे पास लेगेसी इक्विपमेंट है वो, या मिसाइल सिस्टम्स है या फायर पावर सिस्टम, उनको इंटीग्रेट करना और नए इक्विपमेंट को आपस में इंटीग्रेट करना, ये बहुत बड़ा एक काम होता है। 2013 के अंदर हमने 120 जहाजों का ऑर्डर दिया था। मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहले वो 750 करोड़ के जहाज आने थे, और उसके बाद उसमें से 18 जहाज हमारे फुली फिनिश कंडीशन में आने थे, अगले 18 जहाज उनके मेजर इक्विपमेंट आने थे। और हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है, HAL है, जो जहाज बनाने की हमारी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जहाज बनाएंगे। और राफेल 120 जहाज जब बनते हमारे देश के अंदर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी, कंप्लीट एवियोनिक्स की ट्रांसफर होती, फिर उसके मिसाइल इंटीग्रेशन की ट्रांसफर होती, एयर फ्रेम की होती, इंजन की, जो जहाजों के जो इंजन होते हैं, क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, जो सारे उनकी टेक्नोलॉजी हमारे देश में आती, तो हमारे देश की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ जाती। लेकिन इन्होंने, बीजेपी की सरकार ने 2015 के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके 36 राफेल के जहाजों का फुली फिनिश कंडीशन के अंदर उनसे इंपोर्ट करने का काम किया। अब उसमें हमें टेक्नोलॉजी का एक अंश भी नहीं, आयोटा ऑफ टेक्नोलॉजी हैज नॉट कम टू अस, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि अभी बड़ी उसकी फैनफेयर हो रही थी कि हम 114 जहाज आर्मी एयरफोर्स के लिए और 36 जहाज नेवी के राफेल जहाजों का ऑर्डर दे रहे हैं। ये मदर ऑफ ऑल डील्स, ऑल डिफेंस डील्स होगी, $3.26 बिलियन की एक डील होगी। तो इसकी बड़ी फैनफेयर हो रही है। लेकिन यहां पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है कि 12 साल पहले आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया। 120 जहाज आज हमारे पास होते, और ये हमारे तकरीबन 8 स्क्वाड्रन का हमारे पास जो जहाज हमारे पास आ चुके होते, राफेल की टेक्नोलॉजी आ चुकी होती, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चुकी होती। हम अब 12 साल देश की एयर पावर को आपने पीछे धकेलने का काम किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया। आज वही कॉन्ट्रैक्ट आप दोबारा से राफेल को दे रहे हो, तो आपने 12 साल तक हमारे देश की एयरफोर्स को 120 जहाजों से, जो कि आज ऑपरेशनल होते,
2026 का उसका डिलीवरी शेड्यूल था। हमारे पास 120 राफेल जहाज थे और आज हमारे पास 36 जहाज हैं, जिसमें से कुछ का नुकसान हो गया है, जिसकी RFP दी जा रही है मेंटेनेंस की। तो आपने इस देश की सेनाओं के साथ, देश की एयरफोर्स के साथ, देश की सिक्योरिटी सिस्टम के साथ, देश के नागरिकों के साथ खिलवाड़ किया है। उसकी जवाबदेही आपकी तय करनी पड़ेगी। और हम कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर और संसद तक राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व के अंदर हम इन सवालों को आपके साथ, आपसे उठाते भी रहेंगे, इसकी लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा रोहित जी, हम तो शुभकामनाएं देते हैं राहुल गांधी जी को। जैसे वो कोटा गए और बच्चों के साथ उन्होंने वहां पे जाके अपनी तारतम्यता स्थापित की, और आप प्रयागराज जाएंगे, जी फिर उसके बाद वो पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, और जो वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में चले थे, तो मैं 13 किलोमीटर मैं भी उनके साथ चला था। तो देखिए, हम तो चाहते हैं अच्छा हमारा देश एकजुट हो, मोहब्बत की दुकान खुले, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई 142 करोड़ मिलजुल के रहें, तो हम तो चाहते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं इनमें जैसे पहले था ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो सुबह आएगी, सुबह आएगी। तो रोहित जी, सुबह आपने बड़ा आएगी। किया, आज आपने टाइम दिया और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हमारे दर्शक श्रोताओं को बताई, क्योंकि जो चीजें हमको हाँ नहीं जी, पता है वो हम आपसे जानेंगे, और फिर आप हमें अवसर देंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।